जैसे कि आप देखे थे कि इसको हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से आप लोगों को स्टडी कराया था और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ चुके हैं कितना, तो आपको पता होगा कि हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर चांद पे हम लोग पहुंच चुके थे कल, और सुनीता विलियम्स के बारे में हो गया था। हाँ, तो आज हम लोग आ चुके हैं, बहुत सारे कंटेंट को पढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये क्लास 5 का ईवीएस है। ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन है और शुद्ध रूप से एनसीईआरटी का कलेक्शन है, इसीलिए इसमें कोई मिलावटी नहीं है और यहीं से क्वेश्चंस छपते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आप नोट करते चलिएगा मेरे स्टाइल में स्टार बना के। पश्मीना शॉल, जो भी हम बॉक्स बनाते हैं आप उसको नोट करते चलिए, यानी आपको लिखना है पश्मीना शॉल, ज्यादा नहीं लिखना है, बस नोट करना है पश्मीना शॉल। फिर एरो देना है, फिर क्या है देखिए, लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। आप इसको इग्नोर कर देंगे, स्वेटर है तो गर्मी देगा ही, लेकिन नहीं, आपको ये याद रखना है कि 6 स्वेटर के बराबर गर्मी वो देता है। 6 स्वेटर आपको लिखना है, 6 स्वेटर आपको इस तरह से नोट करना है। जब एग्जाम में आएगा तो पता चलेगा कि ये भी ऑप्शन में रह सकता है, के बराबर गर्मी देती है। और यह भेड़िए की खाल से नहीं, यह बकरी की खाल से बनाई जाती है, यानी बकरी के पतले बाल से, खाल नहीं, सॉरी फॉर दैट, बाल से बनाई जाती है। यानी आपको बस याद रखना है कि इसमें बकरी के बालों से बनाए जाते हैं, भेड़ की बालों से नहीं। तो पश्मीना जो है ना, पश्मीना जो है बकरी की प्रजाति है। जी हाँ, पश्मीना क्या है, यह एक बकरी की प्रजाति है। ये भी बात आपको याद रखना होगा, बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना होगा। ओके, तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप देख रहे हैं टॉपर्स नोट्स। जी हाँ, बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए अगला है हमारा कुडुक भाषा। ध्यान देना है, ये कुडुक भाषा है। कौन सी भाषा है आप कमेंट में लिखते चलेंगे। क्या है? कुडुक भाषा है। यह झारखंड की भाषा है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुडुक भाषा किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुडुक भाषा किस राज्य से संबंधित है। आपको ये याद रखना है, कुडुक कुरुक यानी झारखंड याद रखना है। आप ऐसे भी अन्यथा ना लें, झारखंड में आप सभी जानते हैं कि वहां पे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और वो ज्यादा जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में आप जानते हैं कबूतर होता है और कबूतर के साथ साथ मुर्गी होती है और मुर्गी कुरुक कुरुक करती है, कुरुक कुरुक, है ना। तो कुरुक भाषा झारखंड में बोले जाते हैं, आपको ये याद रखना है। अगला है हमारा मिजोरम। मिजोरम में झूम की खेती होती है। मिजोरम में कौन सी खेती होती है, किस फसल उगाए जाते हैं, तो मिजोरम में झूम की खेती होती है। यानी आपको ये याद रखना है, मिजोरम यानी आपको रम पी के लोग झूमने लगता है। जी हाँ, आप याद रखेंगे, रम पीकर लोग झूमने लगता है। नेक्स्ट देखिए, एक टीन, आपको याद रखना है ये टीन। टीन क्या है आपको पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि टीन मतलब तो टीना जिसमें गुड़ को स्टोर किया जाता है, लेकिन बिल्कुल गलत है आप। टीन का मतलब होता है कि यह बीज को जितने जमीन में बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टीना है, एक टीना आप बीज ले लीजिए और उसमें जितना जमीन में वो टीन वाला बीज छीट सकते हैं, उस पूरे जमीन को एक टीन कहा जाता है। जी हाँ, उसे एक टीन कहा जाता है। यानी टीन मतलब जमीन को मापना। टीन क्या है, तो जमीन को मापने की एक इकाई है। बेहतरीन क्वेश्चन है। टीन क्या है, यह जमीन को नापने की एक इकाई है, जिसमें होता क्या है कि एक टीन से यानी एक टीन बीज से जितने जमीन में हम लोग उसको बो सकते हैं, उस पूरे जमीन की नाप को हम लोग एक टीन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार खेती को टीन की खेती कहते हैं, और इस तरह का जो खेती किया जाता है इसको टीन खेती कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? टीन खेती कहा जाता है। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, ये चराओ, चराओ आपको याद रखना है।
चराओ नाच का नाम है, एक प्रकार का चराओ क्या है, डांस है। चराओ जो है ना वो डांस है और ये मिजोरम में होती है। अभी जस्ट हमने मिजोरम के लिए आपको बताया, एक ट्रिक अभी आपको बताया मिजोरम के लिए, बताया कि नहीं बताया? तो मिजोरम के लिए हमने जो आपको अभी ट्रिक बताया वो ट्रिक था झूम की खेती, और ये नाच के बारे में, डांस के बारे में है। याद रखिएगा, जब आप रम यानी मिजोरम, रम मतलब आप समझ रहे हैं ना, रम जब पी लेते हैं तो कहते हैं कि हमको मत चराओ, क्या कहते हैं, हमको मत चराओ, हम बहुत काबिल आदमी हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब आप रम पी लेते हैं तो आप दूसरे को कहते हैं चराओ मत हमको, तो मिजोरम मतलब चराओ। याद हो गया होगा। देखिए ये स्लाइड थोड़ा सा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ओहो टाइपिंग, चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया कैसे। अब देखिए चींटियों के बारे में बेहतरीन नॉलेज हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चींटी के बारे में, ठीक है ना। चलिए कह कि चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा कुछ छोड़ती है जिसको सूंघ कर वह पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता दिखाती है। यानी ये कहना है कि आगे में जो चींटी चल के जा रही है वह अपने पीछे कुछ गंध टाइप का कुछ छोड़ रही है, जिसको यहाँ पर वाली चींटी फॉलो करके गंध तक पहुंचती है, और हर चींटी इसको फॉलो करती है, और इसीलिए इस तरह से चींटी का क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी धारी बन जाता है। तो ये चींटी का धारी क्यों बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको ये याद रखना है कि चींटी की ये धारी जो है ना वह उसके द्वारा छोड़े जाने वाले कुछ सुगंध या गंध को पता लगाकर वो रास्ता को ढूंढ सकती है। हम लोग देखते हैं चींटी हमेशा एक लंबी कतार बनाती है, इसका कारण आपको आज पता चल गया। ओके, अब ध्यान देना है मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे शरीर की गंध अरे बाबा, ये मैं कैसे समझाऊं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये मच्छर वाला क्वेश्चन ना आप जब प्रीवियस पेपर खरीद के पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मच्छर वाला ये लाइन कितनी बार पूछा गया है। हम लोगों को पता नहीं रहता है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, और ये लाइन याद रखे, तलवे के गंध, कौन से गंध, तलवे के गंध, नोट किया जाए, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। यानी आप चाहे छत पर सो, या फिर आप छत के नीचे सो, या फिर आप गड्ढे में सो, या फिर आप पेड़ पर सो, लेकिन मच्छर जो है ना वह हम लोगों को खोज ही लेती है। आखिर कैसे खोज पाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे खोजती है, तो आपको याद रखना कि वह हमारे शरीर के गंध से, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है तलवे के भी गंध से, और तीसरा तो और भी इंपॉर्टेंट है शरीर की गर्मी से ही वो हमें ढूंढ पाती है। तो आपको मच्छर के बारे में ये इंफॉर्मेशन याद हो गया होगा। आगे देखते हैं रेशम की कीट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे बुक में दिया हुआ है। रेशम के कीट के बारे में काफी कुछ हम लोग पहले भी 4 क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशम का कीड़ा जो है वह अपनी मादा को, जी हाँ मादा मतलब अपनी बीबी को, अपनी बीबी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही वह पहचान लेती है। समझ में आ रहा है ना, यही तो प्यार है कि वह अपनी मादा बेगम को दूर से ही पहचान लेता है। और हम अपने लाइफ में भी अपनी प्रेमिका को, चाहे वो मीलों दूर होती है, हम लोग एहसास कर लेते हैं। वाह, जानवर हैं हम भी। चलिए अगला जानवर है कुत्ता। डीओजी साहब चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है, सभी जानते हैं, उससे उसको रास्ते का पहचान आसानी से पता चल जाता है। पक्षियों के बारे में है कि उनके आंख सिर के दोनों तरफ होते हैं, इसीलिए पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों को अच्छे से देख पाती है, ये भी आ गया है। लेकिन यहाँ देखिए कुछ और पॉइंट है। ज्यादातर पक्षी अपनी आंखों की पुतली को नहीं घुमा पाती है, इसलिए वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीजों को देखता है। एकदम बहुत ही बेहतरीन लाइन, घुमाकर वह आसपास की चीजों को देखती है। कौन, तो आपको लगेगा उल्लू, लेकिन यहाँ है पक्षी। आपको ये याद रखना है, आपको ये भी हमने पढ़ा दिया था, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट लाइन था इसमें, रात में जागने वाला जानवर हर चीज को सफेद और काली रंग में देख पाता है। ये समरी के लिए भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया क्योंकि आज जो है हमारा वो हमारा कंक्लूड करने वाला क्लास है। मछलियों द्वारा खतरे की चेतावनी उसके बिजली तरंगों द्वारा दी जाती है, ये भी आप लोगों का पहले आ चुका था। स्लॉथ के बारे में भी बहुत कुछ हम लोग जानकारी रखते हैं। यह सप्ताह में एक बार शौच करता है, ये काफी इंटरेस्टिंग बात था। आपको उसको याद रखना है कि स्लॉथ जो है ना वो भालू की तरह का होता है और वह 17 घंटे अपने पैरों पर लटक कर सोता है और वह उसी पेड़ पर जिंदगी भर रहता है जब तक कि उसका पत्ता पूरा खा ना जाए। और आपको ये याद रखना है कि वह उतरता है कब, जब उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म हो जाती है और वह अपने 40 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ पर ही कम से कम वो घूम पाता है। ये भी बात आप अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। चलिए, आपको यह भी पता चल गया है कि बाघ का गर्जना जो है वो 3 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज पहचानने के लिए अलग अलग शो दिखा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन था जो पहले ही हमने आपको पढ़ा दिया था। ध्यान दीजिएगा, बीन, तुब्बा और खंजरी और ढोल, बोलिए अच्छे से समझाए थे कि नहीं, है ना। ये हमारे क्या है, ये है हमारे हैं वाद्य यंत्र जो सूखी लौकी से बनते हैं। और आप कह रहे थे कि ये तो किससे बनता है, लकड़ी से भी बनता है, लेकिन आपको याद रखना है सूखी लौकी से बनता है। हमारे देश में 4 तरह के नाग होते हैं, यानी विषैले सांप होते हैं, नाग, करेत और दोबैया और अफाई। ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब आज हम लोग देखते हैं बहुत सारी जानकारियां। देखिए, आपको हमने पढ़ाया था निफेंथिस के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी है। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में यह पाया जाता है और आपको बहुत कुछ इसमें याद रहा होगा। देखिए, यह जो है ना, ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ आपको हमने बताया था कि यह क्या करता है, यह मेढक को भी खा लेता है, यह जो है छिपकली को भी निगल पाता है ना। तो ये सभी बातें आपको याद रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोयाबीन जो है, ध्यान देना है, सोयाबीन जो है वह चीन से आया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सोयाबीन कहां से आया है, यानी किस देश से हमारे देश में सोयाबीन आया है। तो आपको बस याद रखना है, सोया कौन, चीन सो गया हमारे सामने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अब है हमारा कि 1000 से भी ज्यादा साल पहले, ध्यान देना है, 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री थे जो भारत आए थे और जिसका नाम क्या था, आप कहेंगे वास्को डी गामा था, आप ये कह सकते हैं कि कोलंबस था, लेकिन नाम याद रखना है। 1 साल पहले एक यात्री भारत आया था और उसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था बोलिए, अल-बरूनी। और अल-बरूनी जो है वह उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। अल-बरूनी किस देश के निवासी थे, तो उज्बेकिस्तान से वो भारत आए थे। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है हमारा कि जैसलमेर, सभी जानते हैं कि जैसलमेर जो है ना वह राजस्थान में है। कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जैसलमेर जो है वो राजस्थान में है। और जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर साल में बहुत ही कम बारिश होती है। मृत सागर के बारे में सभी ने नाम सुना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सबसे नमकीन सागर है और इसमें इतना नमक है कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से है, लेकिन हमारे क्लास 5 में भी
चर्चा का विषय रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत में आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक के लिए, जी हाँ, अहमदाबाद से दांडी तक के लिए, दांडी भी क्या है, जगह का नाम है, दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा करके नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। यानी नमक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी। आपको ये जानकारी जरूर हासिल होगा। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको बताना है 1930 ईस्वी में। जी हाँ, गांधी जी को चढ़ गया खीस, इसीलिए लग गया 1930। याद हो गया होगा, गांधी जी ने नमक खा लिया था। मलेरिया आपको पता है कि मादा यानी लड़की लोग काट के हमको कर देती है, तो मादा एनोफिलीज, क्या याद रखना है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया आपको हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको थर्मामीटर से काम नहीं चलेगा, आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। मलेरिया की दवाई ध्यान देना है, पुराने जमाने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। कौन से पेड़ की छाल से, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। चैन सोयाबीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी बीमारी होती है। तीनों बातें आपको हमने पढ़ाया था। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन बात है हमारे यहाँ, देखिए खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। आपको ये तो पता है कि खून की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि खून की में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी को एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, आप कहेंगे कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए सर, तो एनसीईआरटी बुक कहता है कि आप गुड़ खाओ, आंवला खाओ और हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, तब आपका मलेरिया पे कंट्रोल होगा। यानी आपको ये याद रखना है कि मलेरिया से बचाव के लिए हमें अनीमिया की बचाव करने के लिए आपको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। रट्टा मार लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और आपके नज़र में बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बिछेंद्री पाल के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह पहली महिला है जो 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कदम रखा था, है ना। और देखिए ग्लोब में अगर भारत के ठीक विपरीत देखा जाए तो रट्टा मार लीजिए, ब्राजील और अर्जेंटीना का नाम आता है। देखिए टूटता तारा, ध्यान देना है, कुछ बातें रिपीट है और कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए 5 क्लास के बुक को अगर आप नज़रअंदाज करते हुए पढ़ेंगे तो कल के क्लास जैसा ही मटेरियल आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और भी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत इस तरह का एक्स्ट्रा नॉलेज भी कलेक्ट होगा। और इसी स्टाइल में हमने आज नोट्स बनाया कि जो जो पॉइंट छूट रहा था उसको आज हमने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। जैसे ये पॉइंट देखिए मामूली बात लग रहा था, लेकिन हमें लगा कि एक बार चर्चा जरूर कर देना चाहिए, क्या पता सीटेट में क्या होने वाला है। तो याद रखना है टूटता तारा, क्या याद रखना है बोलिए, टूटता तारा को ही उल्का पिंड कहते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही वह जल जाता है। यानी उल्का पिंड जो गिरता है वह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही वह जल कर खाक हो जाता है और हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाती है ना। चांद पर पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आप जानते हैं, लेकिन आप ईस्वी नहीं जानते हैं कि वह चंद्रमा पर कब उतरा था। तो आपको याद रखना है 1969 में वह चांद पर पहला कदम रखा था।
सुनीता विलियम्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि वह सबसे लंबे समय तक, जी हाँ, सबसे लंबे समय तक क्या तो अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला बनी हुई है ना, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लद्दाख के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है कि लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान पाया जाता है। पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। यह पतले बाल, किसके बाल, तो बकरी के पतले बाल से बनाए जाते हैं। ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ाया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे तक बुनाई करता है। यानी एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए वो बुनाई का कार्य करता है। और कितना घंटा उसको टाइम लग जाता है, तो 250 घंटा। ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन है, ठीक है। तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। आपको याद रखना है हाउस बोट। क्या याद रखना है, जल्दी से बोलिए, हाउस बोट। ये हाउस बोट का नाम आप सुने थे पहले। हाउस बोट जो है वह 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़े, है ना, एक नाव की तरह होता है। 80 फुट लंबा है, ध्यान देना है, इस तरह का नाव जैसा है, बोट जैसा है, और ये 80 फुट लंबा है। और इसकी चौड़ाई जो है ना, ये चौड़ाई जो है ये हमारा है 8 से 9 फुट चौड़ा है। याद रखना है आपको, है ना। कौन सा, तो हाउस बोट। आपको लगेगा कि ये हाउस बोट है, समझ में आ रहा है ना सर। हाउस बोटिंग जा रहे हैं, हम भी सोचते थे सर आप कहाँ जाते हैं रोज बिजली विभाग। 8 से 9 फुट जाओ, 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव होते हैं। और इसमें श्रीनगर से बाहर से आए हुए पर्यटक इसमें मस्ती करते हैं। श्रीनगर में यह हाउस बोट मिलता है और यह 80 फुट लंबा होता है। समझ रहे हैं, 80 फुट कितना लंबा हो गया, और 7 से 8 फुट चौड़ा होता है। 7 से 8 फुट कहने का मतलब एक रूम आपका जो होगा उतना चौड़ा और 80 फुट लंबा होगा। यानी आप समझ रहे हैं आपके 8 रूम के बराबर लंबा होगा। और इतना बड़ा बोट कहाँ पे चलता है, तो श्रीनगर में चलता है। जी हाँ, श्रीनगर में चलता है। केचुआ के बारे में भी एनसीईआरटी बुक में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। केचुआ जो है जमीन में छेद बनाती है और जमीन को पॉली कर देती है। पॉली मतलब हो गया पूरा उसमें छेदा करके एकदम वैसे से उसको नरम कर देता है। और इस तरह से केचुए के मल से, है ना, केचुआ जो पोटी करता है उससे जमीन क्या हो जाता है, काफी उपजाऊ हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे और भी निकल के आता है। झूम की खेती में मिट्टी को हल्के हिलाकर बीज बोए जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए हमने झूम के खेती के बारे में एनसीईआरटी बुक का A to Z कलेक्शन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आपको याद रखना है कि झूम की खेती करने के लिए मिट्टी को हल्के से इस तरह से हिलाकर और उसमें बीज डाला जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल सब एक ही समय में बो दिए जाते हैं। बड़ा ही देखिए अलग अलग टाइम का, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं एक ही समय में, है ना। तो समझ में आया ना, ये खिचड़ी परोस खेती है झूम की खेती। झूम की खेत में अनचाही घास उग जाते हैं, सभी खेतों में अनचाहे घास उगते हैं और घास उगने से उसे उखाड़ते नहीं हैं। नोट किया जाए, अनचाहे खरपतवार, यानी घास को खरपतवार कहा जाता है और खरपतवार को उखाड़ते नहीं है, खरपतवार को उखाड़ते नहीं हैं।
खरपतवार को उखाड़ते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, उसे जमीन पर गिरा देते हैं काट के, और क्या करते हैं, उससे जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। और ऐसा सभी को करना चाहिए कि खरपतवार को आप उखाड़ के कहीं और फेंके नहीं, आप खरपतवार को कम टाइम में ही उखाड़ कर उसी में छोड़ दीजिए, जिससे कि वो क्या बन जाए, खाद बन जाए। ये इंफॉर्मेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज ये घोषणा करते हैं कि एनसीईआरटी का ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड जो बच गया था, क्योंकि आपने देखा कि हमने 3 क्लास का एक दिन में और 4 क्लास का आप लोगों को 2 दिन में कराए, और 5 क्लास में भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज था, जो क्योंकि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग था, टाइम पास करना जरूरी नहीं था, इंपॉर्टेंट लाइन को हमने इंक्लूड किया है। और रिवीजन क्लास में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा एनसीईआरटी के बुक से उसको करवा दिया जाएगा। तो चलिए, अब खत्म हो चुका है एनसीईआरटी सीरीज, और अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बचा है ईवीएस में क्या, तो ईवीएस में बचा है पेडागोजी सेक्शन। पेडागोजी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, और उसके बाद आप लोगों का होगा मॉक टेस्ट, और उसके बाद लगेगा आग, और वो तब बुझेगा जब आपके हाथ में सीटेट का सर्टिफिकेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। शुरू नहीं करते हैं, अंत करते हैं, और अंत करते हैं, और कल से सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी चलेगा ईवीएस में, जबकि मैथ्स का पेडागोजी है, उसमें मैथ्स का मेन कोर्स भी है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो आपको आपका क्लास कैसा लग रहा है? आप लेकिन लाइव नहीं जुड़ते हैं टाइम पे, और आप वीडियो को देख के कमेंट भी नहीं करते हैं, तो क्या हो रहा है ये? आप जल्दी से हमें बताएंगे, और किसी भी तरह का परेशानी हो रही है तो आप अपने मेंटर से जरूर बात करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।